इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए हैं। आपको बता दें कि अपने ऊपर हो रहे हमलों के जवाब में ईरानी खाड़ी देशों में मिसाइलों और ड्रोन बरसा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए अपने नागरिकों को 14 खाड़ी और मध्य पूर्वी देशों को तत्काल छोड़ने को कहा है। आपको बता दें कि काउंसलर मामलों की सहायक सचिव मोरा नामदार ने पोस्ट किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो गंभीर सुरक्षा जोखिमों के कारण नीचे दिए गए देशों में मौजूद अमेरिकों से उपलब्ध व्यावसायिक परिवहनों का उपयोग करके अपनी प्रस्थान करने का आग्रह करते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने जिन देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की है उनमें इजराइल, ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब और कुवैत, कतर, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, बहरीन, ओमान और सीरिया हैं। आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का आज चौथा दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान पर अभी और बड़े हमले होंगे और जरूरत पड़ी तो जमीनी सेना भी उतरेगी। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिकी इजराइल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई लोगों और ईरानी रक्षा नेतृत्व के कई लीडर्स मारे गए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। होली के बाद यूपी में सरकार चुनावी रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि होली के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाला यह विस्तार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संतुलन साधने वाला होगा। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार केवल नए चेहरों को शामिल करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल भी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए व्यापक बदलाव की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस विस्तार में तीसरे उप मुख्यमंत्री के पद पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को साधने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये विकल्प गंभीरता से विचाराधीन बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा नेतृत्व प्रदेश में मजबूत संदेश देना चाहती है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुए कुछ विधायकों में से इन दोनों नेताओं को सरकार में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो ये कदम राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व प्रदेश में मजबूत संदेश देना चाहती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुए कुछ विधायकों में से दो नेताओं को सरकार में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। तीसरे उप मुख्यमंत्री के पद पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए व्यापक बदलाव की तैयारी में है। इस विस्तार में तीसरे उप मुख्यमंत्री के पद पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है। आपको बता दें कि होली के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाला ये विस्तार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन साधने वाला होगा। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार केवल नए चेहरों को शामिल करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है।
आपको बता दें कि सरकार संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए व्यापक बदलाव की तैयारी में है। इस विस्तार में तीसरे उप मुख्यमंत्री के पद पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को साधने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह विकल्प गंभीरता से विचाराधीन बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, होली के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की जो तैयारियां हैं, इसको लेकर क्या नई अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए होली का वो पर्व जिसका इंतजार था कि इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसकी अब तारीखें भी देखिए जल्द ऐलानिया तौर पर करी जा सकती हैं। पहले 26 फरवरी की वो तारीख थी जब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब यानी देखिए अब होली के बाद ये शिफ्ट हो गया है और होली के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार के तौर पे कई नाम जुड़ भी सकते हैं और कई नाम पुराने कट भी सकते हैं। बिल्कुल अनुराग, नए चेहरों और विभागों में बदलाव पर भी चर्चा की संभावना है, तो इस पर क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव देखा जा सकता है? जी अब ऐसे भी देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ऐसी सबसे पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। एक साल का जो फासला है वो चुनाव और अभी के समय के बीच में तकरीबन बचा है और सभी राजनीतिक दल जो है वो अब कमर कस चुके हैं किस तरह से वो वोट को लुभाएंगे, वोटर्स को लुभाएंगे और अपने खेमे में लाएंगे। और देखिए इन सब चीजों के चलते जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी जारी है और उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स है और इलेक्शन वाली जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। अब इसी श्रृंखला में देखिए क्योंकि अब बीजेपी एक बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, जो है वो डबल टेन्योर में वो उनका शासन भी है और ऐसे मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के साथ साथ जो संगठन के विस्तार की चर्चा है वो भी तेज चल रही है। मंत्रिमंडल की अगर बात हो तो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ तीसरे उप मुख्यमंत्री का नाम भी है कि वो तीसरा उप मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में जातियों का और क्षेत्रीय समीकरण का देखिए बेहद ध्यान रखा जाने वाला है और यही चीज वहां होनी है जब तीसरे उप मुख्यमंत्री का चयन होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ऐसे में पूर्वांचल, अवध, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, इन सब चीजों का देखिए ध्यान रखा जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास पहले से ही आज से 2 डेप्यूटी सीएम हैं और 2 डेप्यूटी सीएम में से एक डेप्यूटी सीएम अवध से आते हैं ब्रजेश पाठक और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य पूर्वांचल से आते हैं। देखिए पश्चिमांचल का और बुंदेलखंड का कोई इतना बड़ा नुमाइंदा चेहरा इतने बड़े पद पर नजर नहीं आता। ऐसे में दिल्ली से लगे हुए इलाकों के पास से भी चयन हो सकता है और झांसी के पास के इलाकों से भी, यानी बुंदेलखंड के पास से भी। तो ऐसे देखिए हर चीज 27 को लेकर के तैयारी के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकल रूप से चलने वाली पार्टी है और अब क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातीय समीकरण हो वो सभी को साधा जाएगा और उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में चेहरे जो है वो लाए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ चेहरों के जो नाम है वो कटने की भी लिस्ट में जो है वो शामिल है कि कुछ नाम जो है वो कट भी जाएंगे। ऐसे में देखिए जिन मंत्रियों ने काम नहीं किया है या फिर जनता उनसे नाराज है वो बाय बाय भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ हाई भी टेक्स्ट में जा सकता है, उनकी ज्वाइनिंग पर जो है वो भी हो जाएगी और मंत्री का जो ताज है वो सज जाएगा, पूरी फ्लीट मिल जाएगी, लाव लश्कर हो जाएगा, मंत्रालय मिल जाएगा। और देखिए ये बड़े चेहरे होंगे या छोटे चेहरे होंगे, इन पर मोहर लगनी है। लिस्ट तो सबकी है लेकिन किस पे मोहर लग रही है, लखनऊ दरबार से और दिल्ली दरबार से, क्योंकि चर्चाएं जो है आज की वो लखनऊ में भी तेज है, दिल्ली में भी तेज है और दिल्ली लखनऊ दोनों में भी तेज है, यानी आपस में भी कोऑर्डिनेशन है। तो देखिए बेहद दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल में किसको जो है वो जगह मिलती है या फिर जो माननीय मंत्री जो भी हैं वो बाय बाय कर दी जाते हैं। ये सब देखना देखिए बेहद दिलचस्प रहेगा। और होली के बाद के जो कयास है वो यही है कि होली के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अनुराग, तीसरे उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो चर्चा चल रही है, क्या लगता है कि पार्टी क्या जनता को संदेश देना चाहती है? जी बिल्कुल, देखिए तीसरे उप मुख्यमंत्री को लेकर के उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश को अपना तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। तमाम देखिए राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं ऐसा होगा
क्योंकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को जो है वो तमाम ऐसे चेहरे चाहिए रहेंगे जिनका वोट लेना होगा। देखिए, अलग अलग मत है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के अंदर देखिए राजनीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सरकार में बड़ा जो बदलाव है वो होने वाला है। उसके कयास सूत्रों के हवाले से पता चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं यास्मीन, वो भी कहीं ना कहीं अब टकटकी लगाए बैठे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या उप मुख्यमंत्री तीसरा हमारा कौन होगा, ये सब जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन लखनऊ की अगर मैं हवा की बात करूं तो राजनीतिक हवा जो है वो कभी ठंडी है, कभी गर्म है, कभी खुश्क है, कभी नरम है, यानी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बेहद दिलचस्प होगा यास्मीन। बिल्कुल अनुराग, मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें कुछ नए चेहरे हम इस जो विस्तार में नए कुछ चेहरे देखने के लिए मिलेंगे या फिर जो पुराने चेहरे हैं वही उन्हीं में ही फेरबदल होगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपका ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या कौन बनेगा ये कह नहीं सकते, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए यास्मीन, पहले भी ये रहा है कि जिसका नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा होता है वो एक्चुअल लिस्ट में, यानी जो मोहर वाली लिस्ट है उसमें नजर नहीं आता, या फिर जिनकी चर्चा नहीं होती है बिल्कुल भी, वो एकदम से आ जाते हैं। देखिए, पंकज चौधरी का जब चयन हुआ तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि पंकज चौधरी को केंद्र से ला करके या फिर महाराजगंज जनपद से, जो इतना बड़ा अपना इतिहास रखते हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं और इतने बड़े ओहदे पर भी हैं दिल्ली केंद्र में, उनको यहाँ पर लाके प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दी जाएगी। तो देखिए, बीजेपी की बातें बीजेपी ही जाने, लेकिन इन सब चीजों के बीच में देखिए कहीं ना कहीं जो कयासों की राजनीति है वो तेज हो गई है, और पुराने चेहरे जिनकी आपने बात की जो मंत्रिमंडल में अभी हैं, हो सकता है इनमें से कई चेहरों के जो पत्ते हैं वो कट जाए। तमाम लोग, तमाम नाम, देखिए नोएडा से विधायक पंकज चौधरी का जो नाम, पंकज सिंह का, माफ कीजिएगा, पंकज सिंह का जो नाम है वो भी आगे चल रहा है। शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया से आते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। तमाम ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और उनके नाम चल रहे हैं। साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं से अगर बात करिए तो उनके कार्यकर्ता भी खुश हैं कि हमारे विधायक जी जो हैं वो अब माननीय जी बनने जा रहे हैं। बहुत खुशी के साथ वो ये बात बोलते हैं। देखिए, मोहर लगती है कि नहीं ये तो देखना रहेगा, लेकिन अब राजनीतिक हवा पूरे उत्तर प्रदेश में इस तौर की हो गई है कि हर माननीय जी के साथ वाले व्यक्ति जो है वो यही सोचता है कि अब हमारे वाले माननीय मंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब ये देखिए, दिल्ली को फैसला लेना है, लखनऊ को फैसला लेना है और मिलजुल के फैसला लेना है, और फैसला इस हिसाब से लेना है कि 27 के चुनाव पर जो प्रभाव है वो क्या रहेगा। और यही बातें देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम किस समीकरण को रखें, फिर वो चाहे जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो। देखिए, आपने कहा कि कुछ मंत्रियों में फेरबदल हो सकता है जो अभी करंटली है, अगर उनमें फेरबदल होता है तो उनके वोट पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका भी एनालाइज जारी है आज से। तो देखिए, मल्टीपल फ्रंट्स हैं जहां पर बीजेपी की जो कोर कमांड टीम है वो लगातार रिसर्च कर रही है, किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इस पर रिसर्च हो रही है। और जो साथ वाले लोग हैं कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। देखिए, साथ में भी कुछ है, संजय निषाद हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, तमाम और दल भी जो है वो साथ में है, उनको भी नाराज नहीं करना है, साथ लेके चलना है। आगे कोई नाराज ना हो पाए, आगे भी कोई साथ पाए, इसको लेके भी चलना है। तो देखिए, बहुत एक बड़ा जो है काम है मंत्रिमंडल का विस्तार करना बीजेपी के लिए, और ये एक ऐसा कार्य है जिसको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी करना चाहती है। इसलिए जो रिसर्च है बीजेपी की वो बड़ी स्ट्रॉन्गनेस के साथ चल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि तमाम फ्लोटिंग नामों के बीच में मोहर किस नाम पे जाके रुकती है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार और बस के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दुर्घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यह घटना सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के नगला हरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई। हादसे में मारे गए सभी लोग इको कार में सवार थे। मृतकों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल थे। आपको बता दें कि 3 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि एक इको वैन दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी, पीछे से डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मार दी। आपको बता दें कि नोएडा से गोरखपुर जा रही थी इस बस
ने इको वैन को पीछे से टक्कर मार दी। उस समय इको वैन में करीब 13 लोग सवार थे। सभी लोगों का रेस्क्यू कर सीएचसी खंदौली पर भर्ती कराया गया। इस हादसे में इको का ड्राइवर सुरक्षित है। 4 बजे से 4:15 के बीच में एक सूचना मिली। यमुना एक्सप्रेसवे पर 141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर शाहनवाज पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था, उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके सीएचसी खंदौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों की मृत्यु घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड जो 3 सीरियस हैं उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की सीएचसी खंदौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उसे पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा, जिसमें बाकी सभी लोग घायल हो गए। मौके पर हाथरस पुलिस और हाईवे की टीम है जो रेस्क्यू करा करके बाकी की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मेरठ में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने विशेष ट्रैकिंग अभियान चलाकर बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि आयुष विक्रम सिंह के नेतृत्व में हुए इस अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अभियान के तहत तेज आवाज और साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज करने वाले करीब 40 बुलेट मोटरसाइकिलों को सीज किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा हूटर लगाकर चल रही गाड़ियों और ब्लैक फिल्म लगी कारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों के चालान काटे गए हैं, जबकि कुछ को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि एसपी सिटी ने चेतावनी दी कि त्योहारों के दौरान स्टंटबाजी, शांति व्यवस्था भंग करने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि होली समेत अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए मेरठ पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरठ एसपी सिटी। सर, आज आपने चेकिंग अभियान किया है, आगामी त्योहारों को देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई इसमें की गई? सर, आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि परसों दुलंडी है, उसके आगे हमें रमजान का महीना चल रहा है और ईद का भी त्योहार आने वाला है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया है। जितने भी हमारे प्रमुख चौराहे हैं सभी जीओ द्वारा यहाँ पे चेकिंग कराई जा रही है। इसमें हम ट्रिपल राइडर्स, बिना नंबर प्लेट की बाइक्स, इसमें जो भी संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हूटर जिसमें गाड़ियों पे लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर जो आपके ये कलर जो ये सिग्नल्स जो पुलिस के लगाते हैं, कुछ लोग अपने उसमें व्हीकल्स के अंदर लगाते हैं, और ऐसे कोई भी गाड़ी जो संदिग्ध है सभी की चेकिंग कराई गई। काफ़ी लोगों को इसमें चेक किया गया था। पटाखे वाली बुलेट्स हैं, काफ़ी गाड़ियाँ आज पकड़ी गई हैं। 40 से अधिक वाहनों का हमने कार्रवाई की है। कुछ गाड़ियाँ सीज भी की गई हैं, कुछ के खिलाफ चालान किया गया है और ये चालान की कार्रवाई हमारे जब तक त्योहार नहीं लगातार जारी रहेगी और कोई भी अगर उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर से बताया, परसों दुलंडी है, होली का त्यौहार है। इसको देखते हुए भी हमारे जितने प्रमुख चौराहे हैं सभी जगह हमारे फोर्स डिप्लॉयड रहेगी और पिछले 10 साल के हमने डेटाज एनालाइज किए हैं। जहाँ पे भी हुड़दंग होता है, हंगामा होता है या कोई भी ऐसे घटनाएं घटी हैं तो सभी जगहों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही साथ जो ऐसे व्यक्ति थे जो भी ऐसे हुड़दंग करते थे उनको नोटिस भी तामील कराया गया है। सादे वस्त्रों में भी पुलिस की ड्यूटीज रहेंगी। हमने बाइक पार्टीज बनाई है जो बाइक लगातार राउंड पे रहेंगी और कोई भी ऐसा माहौल खराब करने का प्रयास करता है या फिर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, क्या रोड डाइवर्जन भी किए गए? जैसे बताया कि त्योहारों के मद्देनजर हमेशा रोड डाइवर्जन किया जाता है। जितने हैवी व्हीकल्स हैं उनको रूट डाइवर्ट किया जाता है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं सभी को डाइवर्ट किया गया है। हुड़दंगबाजी, स्टंटबाजी या फिर माहौल खराब करने वालों को खुली चेतावनी दी गई है। इसी के चलते मेरठ पुलिस ने एक चेकिंग अभियान किया है जिसमें 40 से अधिक लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख शफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। बुरा ना मानो, होली है। होली के रंगों में अगर हंसी ठिठोली ना हो तो त्योहार फीका सा लगता है। इसी खास मौके पर इंडिया वॉइस ने कानपुर में हास्य कवियों से बातचीत की। इस दौरान हास्य कवि हेमंत पांडे ने कविता सुनाते हुए कहा कि सांगा जी के कान में नीलिमा जी बोली। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि भोले जी को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। वहीं दूसरे कवि ने कहा कि ट्रम्प ट्रम्प सब कह रहे,
कार्ड न समझा कोई, कार्ड जब समझा इजराइल का, शुरू हो गई जंग, बोले सारा रारा। होली का त्योहार है और कहा जाता है बुरा ना मानो होली है। होली के इस पर्व पर अगर हंसी ठिठोली ना हो तो यह त्योहार फीका सा है। आज इस खास मौके पर हमारे साथ कानपुर में वरिष्ठ हास्य कवि जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उनके नजरिए से होली के क्या खास रंग हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे हेमंत पांडे से। वरिष्ठ हास्य कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं और कविताओं से देश में नहीं बल्कि विदेश में भी श्रोताओं को गुदगुदाया है। बातचीत करेंगे। सर, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से सारे कानपुर वालों को होली की बहुत बहुत बधाई। हेमंत जी, होली का पर्व है और ऐसे में हंसी टिटोली ना हो तो ये पर्व अधूरा सा है। क्या कुछ खास लाएं आप? देखिए, होली तो कानपुर की होली आपको मालूम है कि हम लोग पूरे मौज में मनाते हैं, पूरी मस्ती में मनाते हैं। कानपुर के हमारे सारे मित्र हमारा इंतजार कर रहे हैं और मैं तो भाई तो कवि हूँ, अपनी स्टाइल से हम लोग होली मनाते हैं। तो होली हम लोग बहुत शानदार जानदार तरीके से, पिछली बार एक लड़का आया था साला गोबर लगा के चला गया, तो इस बार हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। हमारे शहर का जो सबसे बड़ा नाला होगा उसमें 4 लड़के उसको पकड़ेंगे, उसको डुबोएंगे और ये बताएंगे कि कानपुर की होली कानपुर की तरह ही होती है। और मैंने इसमें एक कविता भी लिखी है कि कानपुर वालों की होली किस तरह होगी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कि प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने ना दे तो पौवा पी के घर में फिर कूद जाना तुम। फिर सोचेगी प्रेमिका क्या हाल कर दिया, होली पे गाल लाल लाल कर दिया। होली न साली लगे अच्छी न सास लगती है, बीबी तो बस अनुप्रास लगती है। न साली लगे अच्छी न सास लगती है, बीबी तो बस अनुप्रास लगती है। प्रेमिका के यारों में हाल क्या कहूं, प्रेमिका तो बस चनमप्रास लगती है। सपने पे आके निहाल कर दिया, होली पे गाल लाल लाल कर दिया। और पी के भांग भाई उसका सुन्न मिलेगा, सब टुल्ल मिलेंगे। पी के भांग भाई उसका सुन्न मिलेगा, बाप भी पी के आपकी टुन्न मिलेगा। मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। तो आप भी प्रेमिका के साथ जरूर वो खेलना। प्रेमिका को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया, होली में गाल लाल। भैया वैसे ही मनाएं। हेमंत जी, होली का मौका है और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो चुनावी रंग किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार? नहीं, चुनावी रंग तो है ही है। जितने हमारे सारे दलों के लोग हैं उनके साथ होली खेलेंगे। मैंने कानपुर के सारे नेताओं को लपेटते हुए भी एक कविता लिखी है, अगर आपको तो मैं सुना दूं। जी, जी, जी। बहुत ही वायरल है। जी, जी। किस तरह की वो कविता व्यंग्यात्मक होगी? मतलब कि सारे उन नेताओं से मैंने होली खिलवाई जिनके आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं। अब जब हमारी आप कविता सुनेंगे तब आपको लगेगा वास्तव में ही संबंध उनके अच्छे हैं। वो कविता मैंने नहीं लिखी, इसलिए मुझे देख के सुनाना पड़ेगा, इसलिए मैं देख के ही आपको सुना रहा हूँ। और वो इतनी शानदार कविता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। एक ही पार्टी के हैं कि अलग-अलग? नहीं, अलग अलग पार्टी के। होली तो सबकी, होली में देखिए दल नहीं दिल देखा जाता है। हम होली में फिर से जाग गए हैं, लगा के अब की आग गए हैं। अजय कपूर की पिचकारी महेश जी लेके भाग गए हैं। अजय कपूर की पिचकारी महेश जी लेके भाग गए हैं। ना पूछो कैसा भाल करेंगे, होली पे नेताजी कमाल करेंगे। होली के नशे में सब सुन्न मिलेगा, शहर मेरा आपकी पूरा टुन्न मिलेगा। सांगा जी के कान में नीलबा जी बोली, भोले जी को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। फिर शहर को अपने निहाल करेंगे, गंगा मेला पे नेताजी कमाल करेंगे। अमिताभ जी खूब अब की मस्ती करेंगे, सपा आ गई तो चीजें सस्ती करेंगे। और इरफान भाई अंदर से ये सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सुरेश अवस्थी करेंगे। लगता है सबको ही बेहाल करेंगे, होली पे नेताजी कमाल करेंगे। प्रकाश पाल जी लेके देखो पानी आ रहे हैं, लगता है जैसे कोई दानी आ रहे हैं। और पचौरी जी के कान में किसी ने धीरे से कहा, गुरु आपको पोतने मैथानी आ रहे हैं। गुरु आपको पोतने मैथानी आ रहे हैं। ना सोचो कैसा आपकी हाल करेंगे, गंगा मेला पे नेताजी कमाल करेंगे। होली पे कोई दिल अब टूटेगा नहीं, कोई भी किसी से अब रूठेगा नहीं। आलोक जी को रमेश जी ने पोता इस कदर, 5 साल रंग अब छूटेगा नहीं। ये सोच के गाल अब की लाल करेंगे, होली पे नेताजी कमाल करेंगे। और अंतिम 4 लाइनें आपको मजा ही आ जाएगी कि नानी की कसम और नाना की कसम, सुशील दादा सुनो। नानी की कसम और नाना की कसम, चौकी की कसम और थाना की कसम। जब अम्मा से हमने पूछा आप दोबारा लड़ेंगी,
बोली हाँ बेटा, हमको महाना की कसम। कानपुर को लगता है बेहाल करेंगे, होली पे नेताजी कमाल करेंगे, होली पे नेताजी कमाल करेंगे, कमाल। देखिए, तो ये थे हमारे साथ हेमंत पांडे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से आपको जो है गुदगुदाने का काम किया। हमारे साथ और भी कवि मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली हमारा सबसे प्राचीन त्योहार है, तो मैं इस अवसर पर अपने पूरे देशवासियों को नहीं, इस पूरे विश्व को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये होली जब नरसिम्हा अवतार हुआ था तब से हमारे देश में खेली जा रही है। इस त्योहार का विशेष महत्व है। इस अवसर पर आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, होली का मौका है और एक जो प्राचीन प्रथा है फाग की, वो खत्म होती जा रही है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो फुहरता भरे गाने हैं, उन्होंने फाग की जगह ले ली। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। फुहरता तो समाज में व्याप्त हुई है। समाज और साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन हाँ, ये सही है कि हमको अपनी परंपराओं का, अपने सनातन मूल्यों का, और विशेष तौर पर जो हमारी जो शिक्षक जाति रही है, हमेशा लोगों को शिक्षा दिया है, जिसने समाज को आगे बढ़ाया है, वो ब्राह्मणों का तो विशेष तौर पर ये कर्तव्य बनता है कि वो इन त्योहारों के माध्यम से सामाजिक समरसता को बनाए रखें और आगे बढ़ाएं। मैं इस अवसर पर फाग की आपने बात कही, 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि अब होली में खो गए राग फाग और गान। अब होली में खो गए राग फाग और गान, और डीजे पे युवा थिरक रहे, गाकर फूहड़ गान, बोलो सारा रा रा रा, बोलो सारा। हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? आपके दर्शकों को हमारा विशेष मैसेज है कि आप इसी तरह से इस चैनल को प्यार मोहब्बत करते रहिए, और इनकी जो रेटिंग है बहुत अच्छी है। बड़ा निष्पक्ष चैनल है, और मैं तो अब तो समाचार वगैरह, अखबारों की क्या आज की भूमिका है, मीडिया की आज क्या भूमिका है, मैं उस पर कोई आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन ये सही है कि अब हम लोग को अगर वास्तव में सूचना, शिक्षा, त्योहार, रंग, गान ये सब चाहिए, तो हमें फिर से इन्हीं लोग की तरफ, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, जो और लोग आ रहे हैं, इसकी तरफ हमें मुखातिब होना पड़ेगा। देखिए, हमारे साथ जो हैं वरिष्ठ कवि जुड़े थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से आपको गुदगुदाने का काम किया। और हम एक बार फिर चलेंगे वरिष्ठ कवि के पास, उनसे बातचीत करेंगे। पांडे जी, कुछ खास आपने रचना की हो इस बार होली पे? जी हाँ, कल ही एक रचना की है मैंने। थोड़ा व्यंग भी है और थोड़ा समझना भी पड़ेगा कि ट्रम्प ट्रम्प सब कही रहे और कार्ड न समझा कोई। ट्रम्प ट्रम्प सब कही रहे, कार्ड न समझा कोई, और कार्ड जब इजराइल गया, शुरू हो गई जंग, बोलो सारा रा रा, बोलो सारा रा रा। ट्रम्प कार्ड हमारा हिंदुस्तान का वजीर, तो ट्रम्प अकेले ट्रम्प है, और जब कार्ड मिला तो जंग शुरू हो गई। मैंने ये कल लिखा कि अब देखिए, उनको ही सब घेरते पक्ष विपक्ष सुजान, उनको ही सब घेरते पक्ष विपक्ष सुजान, योगी जी उड़ रहे पहुंच गए जापान, बोलो सारा रा रा रा, बोलो सारा रा। देखिए, आपने 2 कवियों को सुना। आप दोनों ने ही होली के इस खास मौके पर राजनीतिक रंगों को भूलने का काम किया है। इंडिया वाइज़ अपने दर्शकों को होली की शुभकामनाएँ देता है और ये अपील करता है कि सुरक्षित और सेफ होली खेलें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वाइज़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।